कहानी की शुरुआत में हमें रिक ग्राइम्स नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जिसे एक शूटआउट के दौरान गोली लग गई थी। कुछ हफ्तों के बाद जब उसे होश आता है तो वो खुद को हॉस्पिटल में बिल्कुल अकेला पाता है। हर तरफ लाशें पड़ी होती हैं और कुछ लाशों को एक कमरे में बंद किया होता है। रिक एकदम कंफ्यूज होकर एक साइकिल पर अपने घर जाता है, पर वहाँ उसकी पत्नी और बेटा होते ही नहीं। और जब वो वहाँ से निकलता है तो एक लड़का उस पर हमला कर देता है। रिक वहीं पर बेहोश हो जाता है। होश में आने पर वो खुद को बेड से बंधा हुआ पाता है। मॉर्गन नाम का एक आदमी रिक से उसके घाव के बारे में पूछता है तो रिक एक्सप्लेन करता है कि मुझे ये घाव गन शूट से लगा था, बाकी मुझे कुछ याद नहीं है। ये सुनकर मॉर्गन रिक को आजाद कर देता है। वो ये भी बताता है कि वॉकर के काटने से नॉर्मल इंसान भी वॉकर बन जाता है। दरअसल जोम्बी को यहाँ पर वॉकर कहा जाता है। अब रात को मॉर्गन के घर के आसपास कई जोम्बी दिखते हैं, उनमें से एक मॉर्गन की पत्नी भी है। मॉर्गन रिक को बताता है कि देखो तुम्हारी पत्नी और बेटा अटलांटा के रिफ्यूजी कैंप में होंगे। फिर वो रिक को सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल यानी कि CDC के बारे में बताता है, जहाँ इस इन्फेक्शन के दवा पर रिसर्च किया जा रहा है। अब रिक, मॉर्गन और उसका बेटा डुएन पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहाँ से वो गन उठा लेता है और एक राइफल और रेडियो मॉर्गन को दे देता है। इसके बाद रिक एक पुलिस कार में अटलांटा की ओर निकलता है। यहाँ से मॉर्गन और डुएन घर लौट आते हैं, लेकिन होता ये है यहाँ पर कि मॉर्गन ऊपर जाकर जोम्बी को लगातार शूट करने लग जाता है। वो अपनी पत्नी को भी मारना चाहता है लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाता। इसी बीच रिक को दिखाते हैं जो हाईवे से सर्वाइवर्स कैंप को एक मैसेज भेजता है, और ये वही कैंप है जहाँ पर उसकी पत्नी लोरी अपने बेटे काल के साथ होती है। वो मैसेज रिसीव करते हैं, लेकिन अटलांटा की इस खतरनाक सिचुएशन के बारे में रिक को वार्निंग मैसेज नहीं भेज पाते। अब यहाँ पर लोरी रिक के बेस्ट फ्रेंड शेन के साथ थोड़ा फ्लर्ट कर रही होती है। रास्ते में यहाँ कार का फ्यूल खत्म हो जाता है और रिक को कहीं फ्यूल स्टेशन नजर नहीं आता। फिर वो अपने पिता के फार्म में जाता है जहाँ उन्होंने पूरी फैमिली को शूट कर दिया था और आखिर में खुद भी मर गए थे। रिक फार्म से एक घोड़ा लेकर आगे बढ़ता है। जब वो अटलांटा सिटी पहुँचता है तो उसे जोम्बी घेर लेते हैं। अचानक हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। रिक उसी साउंड को फॉलो करता है, लेकिन उसके लिए इतना आसान नहीं होता क्योंकि जोम्बी की भीड़ में वो फंस जाता है। जोम्बी तो घोड़े पर भी अटैक करते हैं और रिक वहाँ से बचकर कैसे भी करके निकल जाता है। अब यहाँ से वो एक मिलिट्री टैंक के अंदर छुप जाता है ताकि कोई उसको देख ना पाए। तभी उसे रेडियो पर उसके फ्रेंड ग्लेन की आवाज आती है। यहाँ सर्वाइवर्स कैंप में लोरी मशरूम्स तोड़ने के बहाने जंगल में जाती है और वहाँ शेन के साथ इंटीमेट हो जाती है। तो यहाँ रेडियो पर एक आदमी रिक को वार्न करता है कि जोम्बी घोड़े को खा रहे हैं, तुम जल्दी से वहाँ से भाग जाओ, ये सही मौका है तुम्हारे लिए। रिक अब हिम्मत करके टैंक से बाहर निकलकर वहाँ से भाग जाता है। फिर वो एक जगह पर ग्लैन से मिलता है। दोनों लैडर की मदद से एक बिल्डिंग पर चढ़ जाते हैं। वहाँ से वो सीधे एक ऊंची बिल्डिंग पर पहुँचते हैं जहाँ फर्स्ट फ्लोर पर एक स्टोर होता है। यहाँ पर ग्लैन और उसके साथी फूड आइटम्स को लेने के लिए आए थे, लेकिन बिल्डिंग के ऊपर से मरील नाम का आदमी जोम्बी को शूट कर रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर टी डॉग नाम का एक आदमी भी होता है जो मना करता है क्योंकि उसके एम्यूनिशन खत्म हो रहे थे और वो नहीं चाहता था कि वो खत्म हो जाए। फिर रिक को बीच में घुसना पड़ता है और वो मरील को पीटता है। उसे एक पाइप के साथ हथकड़ी भी लगा देता है। अब यहाँ पर मोरेल्स नाम का आदमी बताता है कि अटलांटा में कोई सर्वाइवर कैंप है ही नहीं, सब झूठ है। दरअसल हम और बाकी सर्वाइवर्स पहाड़ पर छुप कर रह रहे हैं। अब वो बिल्डिंग के बेसमेंट से होकर बचना चाहते हैं, लेकिन वहाँ भी जोम्बी हर जगह हैं। तो रिक सजेस्ट करता है कि देखो पास के किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर हम वहाँ से बच सकते हैं, क्योंकि वहाँ शायद वो ना हो। पर वहाँ के सर्वाइवर्स बताते हैं कि जोम्बी के बीच से निकलना इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो, क्योंकि वो जिंदा लोगों को सीधा स्मेल कर सकते हैं। फिर रिक को एक बेहतरीन आइडिया आता है। वो एक मरे हुए जोम्बी का खून और बॉडी पार्ट्स को अपने ऊपर लगा लेते हैं। साथ ही वो हथकड़ी की चाबी टी डॉग को दे देता है। फिर टी डॉग कैंप को मैसेज करता है कि हम ट्रैप हो चुके हैं, पर शेन कहता है कि मैं तुम्हें बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता। इसी बीच रिक और ग्लेन जोम्बी के बीच से बिल्कुल जोम्बी की तरह बिहेव करके चलने लग जाते हैं, लेकिन उनका बैड लक तो देखो, अचानक बारिश हो जाती है और उनके शरीर पर लगा हुआ खून साफ हो जाता है और अब जोम्बी को उनकी बू आने लगती है और वो उनको चेस करते हैं। बड़ी मुश्किल से दोनों बचकर एक ट्रक तक पहुंचते हैं और रिक ग्लेन से कहता है कि भाई तुम ट्रक को बिल्डिंग के अपोजिट डायरेक्शन में लेकर जाओ कैसे भी करके। फिर वो एक स्पोर्ट्स कार का ग्लास तोड़कर उसका अलार्म चालू कर देता है, जिससे होता ये है कि जोम्बी वहाँ पर अट्रैक्ट हो जाते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर उसके साथ ही बिल्डिंग से नीचे आकर ट्रक में चढ़ जाते हैं। लेकिन टी डॉग गलती से हथकड़ी की चाबी ड्रेनेज में गिरा देता है और अब मेरिल बिल्डिंग में बिल्कुल अकेला पड़ा हुआ है, जबकि उसके साथी अटलांटा से बाहर निकल जाते हैं। मरील अब खुद से ही बातें करता है, लगता है उसका अंत नजदीक आ गया है। और तभी एक जोम्बी दरवाजा पीटता है तो मरील भी उससे निपटने के लिए वहाँ पर आरी को निकालने की कोशिश करता है। यहाँ कैंप में लोरी काल के बाल काट देती है
लेकिन उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। तभी पहाड़ की शांति को चीरती हुई क्लेरी की स्पोर्ट्स कार वहाँ पर आ जाती है। दरअसल प्रॉब्लम ये हो गई है यहाँ पर कि वो कार का अलार्म ऑफ करना नहीं जानता, लेकिन उसकी किस्मत थोड़ा अच्छी होती है कि जिम नाम का एक आदमी वहाँ उसकी मदद करता है। पीछे से उनका ट्रक भी आ जाता है। मोरेल्स अपनी फैमिली के साथ मिल जाता है। फिर रिक लास्ट में उतरता है और अपनी फैमिली को देखकर बड़ा इमोशनल हो जाता है। साथ ही वो शेन को थैंक यू भी कहता है, क्योंकि उसने इतने दिनों तक रिक की पत्नी और बेटे को सुरक्षित रखा। अब उनके साथियों में से डेल नाम का आदमी कहता है कि देखो, हमें डेरल को उसके भाई के बारे में बता देना चाहिए, लेकिन ये डेरल कौन है ये आपको आगे पता चल जाएगा। इसके बाद रिक कहता है कि देखो, मैं खुद उसे बताऊंगा। दूसरी ओर होता ये है कि एड नाम के आदमी से शेन की बहस हो जाती है। फिर रात को लोरी रिक को उनका फोटो एल्बम दिखाती है जो वो घर से लेकर आई थी। सुबह रिक देखता है कि करोल नाम की औरत ने उसका यूनिफॉर्म धोकर बिल्कुल इस्त्री कर दिया है। दूसरी ओर मोरेल्स, डेल और जिम ने मिलकर ग्लेन की कार के सारे पार्ट्स निकाल दिए हैं, लेकिन रिक अभी भी मरील को लेने वापस अटलांटा जाना चाहता है। पर तभी होता ये है कि जंगल से बच्चों की चीखें आती हैं। वो जाकर देखते हैं तो एक हिरण को जोम्बी काट रहा है। फिर ये लोग जोम्बी को मार डालते हैं। तभी झाड़ के पीछे से टेरेल आता है। अब वो परेशान है क्योंकि उसने इस हिरण का शिकार किया था, लेकिन अब वो उसे खा नहीं सकते। खाने के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो गई है क्योंकि जोम्बी ने उसको काट लिया है। अब शेन डेरल को बताता है कि रिक उसके भाई मरील को अटलांटा में ही छोड़ आया, तो वो गुस्से में चाकू उठा लेता है, पर वो उसे शांत करते हैं और फिर डेरल, रिक, ग्लेन और टी डॉग मरेल को लेने वापस अटलांटा जाते हैं। अब शेन रिक के रिवॉल्वर के लिए एम्यूनेशन के 4 राउंड्स देता है। फिर डेल भी रिक को वायर कटर्स देता है। रिक उससे ये भी कहता है कि मैं खोया हुआ टूल बैग जरूर लेकर आ जाऊंगा। अब जब वो चले जाते हैं तो शेन काल को पास के तालाब में मेंढक पकड़ना सिखाता है। दूसरी ओर औरतें कपड़े धो रही होती हैं। तब लोरी आकर काल को वापस कैंप में भेज देती है और शेन को वार्न करती है कि मेरे परिवार को अकेला छोड़ दो। तभी एड भी अपनी पत्नी करोल को बुलाता है, पर एंड्रा नाम की एक औरत उसे रोक देती है और जब करोल इनकार करती है तो एड उसके मुंह पे पंच कर देता है। इतने में होता ये है कि शेन वहाँ पर आकर एड को पीट देता है। करोल भी शौक के मारे रोने लग जाती है कि ये क्या हो रहा है। दूसरी तरफ रीक, डेरल, ग्लेन और टी डॉग वैन को रेल रोड पर छोड़कर उस बिल्डिंग के रूफ पर पहुंच जाते हैं। वो खून से गीली आरी और एक कटा हुआ हाथ देखकर बिल्कुल चौंक जाते हैं। कैंप के पास यहाँ एंड्रा और उसकी बहन आर्मी की एक बोट में फिशिंग कर रही होती है। दोनों अपने पापा और अपनी फैमिली के बारे में डिस्कस करते हैं, पर दोनों की उम्मीद है कि उनके पेरेंट्स फ्लोरिडा में ठीक होंगे और यहाँ की तरह वहाँ इन्फेक्शन नहीं फैला होगा। यहाँ कैंप में डेल देखता है कि जिम बहुत देर तक एक जगह पर खुदाई कर रहा है। पता नहीं क्यों अटलांटा में डेरल टी डॉग पर अटैक करने की तैयारी कर रहा होता है, पर रिक उसे शांत कर देता है कि क्यों कर रहे हो ये फालतू की चीजें। फिर वो मरील का कटा हुआ हाथ एक बैग में डाल देते हैं। उसका हाथ कट चुका था। साथ ही वो खून के निशान को फॉलो करके पास के बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं और यहाँ डेल के पूछने पर भी जिम नहीं बताता कि वो गड्ढा क्यों खोद रहा है। दूसरी ओर एंड्रा और एमी ढेर सारा फिश पकड़ लेती है। वहाँ रिक की टीम किचन में जाकर देखती है। शायद मरील ने अपने घाव को आग से डिसइंफेक्शन करने की कोशिश की थी। अब आगे तलाश करने से पहले रिक वेपन्स वाला बैग निकाल लेना चाहता है। कैंप में सभी जिम को रोकते हैं क्योंकि वो लगातार खुदाई करता जाता है। पता नहीं क्यों, किसी को बताता भी नहीं। और अटलांटा में ग्लेन चुपचाप गन्स वाला बैग लेने के लिए जाता है और रिक, टी डॉग और डेरिल उसे कवर करते हैं। सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, लेकिन इसी बीच एक अजनबी आकर डेरिल से बात करने लगता है। तभी होता ये है कि कुछ आदमी और आकर गेरल को पकड़ कर लेकर जाते हैं। फिर डेरिल एक एरो फायर करता है जो कि उस गैंग के एक आदमी को लग जाती है। वो लोग भी अपने घायल साथी और गन्स का बैग वहीं पर छोड़कर ग्लेन को लेकर चले जाते हैं। अब कैंप में शेन जिम को एक पेड़ के साथ बांध देता है। वो माफी मांगता है कि देखो, मैंने तुम सबको डरा दिया। मैं नहीं जानता कि मैं क्यों खोद रहा था, लेकिन कल रात मुझे कोई डरावना सपना आया, लेकिन अब मुझे कुछ याद ही नहीं है कि मैं कर क्यों रहा हूँ ये सारी चीजें। दूसरी ओर रिक की टीम को पता चल जाता है कि घायल आदमी का नाम मिगविल है। मिगविल इनको अपने ग्रुप के पास लेकर जाता है। उनका लीडर ग्लेर्मो कहता है कि मिगविल और गन्स वाले बैग को हमारे हवाले कर दो, वरना मेरे आदमी ग्लेन को नीचे फेंक देंगे। और अब टी डॉग और मिगविल वापस बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं। डेरल कहता है कि हमें ग्लेन की कुर्बानी देनी पड़ेगी क्योंकि गन्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्लेन से, लेकिन ग्लेन ने रिक की जान भी बचाई थी, इसलिए वो उसे नहीं छोड़ सकता। ये सोचकर वो फिर से ग्लेर्मो के पास जाते हैं, लेकिन गन्स ना लौटाने का फैसला करते हैं। और तभी अचानक एक बुजुर्ग औरत आकर विनती करती है कि फिलिप को मत लेकर जाओ। अब ये फिलिप कौन है? रुक जाओ दोस्तों, पता चल जाएगा। वो औरत इनको पीछे के कमरों के पास लेकर जाती है जहाँ कुछ बुजुर्ग औरतें होती हैं। तो पता चलता है कि ग्लेर्मो फिलिप नाम की नर्स के साथ मिलकर इन बुजुर्गों को जोम्बी और दूसरे डाकुओं से बचा रहे हैं। अब इनका मिशन देखकर रिक उन्हें अपने आधे वेपन्स दे देता है। फिर जब वो रेल रोड पर पहुंचते हैं तो उनका वैन वहां से गायब हो जाता है। पता नहीं कौन ले गया, लगता है मैरल ले गया होगा वैन। फिर वो
पैदल ही चलकर कैंप में लौट आते हैं तो वहाँ पर एंड्रिया डेल से एक पेपर रैपर मांगती है ताकि वो अपना मरमेड नेकलेस संभाल कर रख पाए। वो इसे एमी को उसके बर्थडे पर गिफ्ट करना चाहती है। दूसरी ओर शेन जिम को खोल देता है और बच्चों के साथ मिलकर फिश की क्लीनिंग करता है। शाम को सभी फ्रेंड फिश एंजॉय करते हैं। अब करोल एड के टेंट में जाती है, लेकिन वो किसी भी सेलिब्रेशन में भाग नहीं लेना चाहता। कैंप फायर में डेल कहता है कि टाइम को ट्रैक करने के लिए मैं रोज अपने वॉच को वाइंड करता रहता हूँ। अब ये बात कर ही रहे होते हैं कि इसी बीच होता ये है, एड को एक जोम्बी अटैक कर जाती है। दूसरा जोम्बी तो एमी का हाथ दबा जाता है। अब वहाँ पर बिल्कुल हलचल मच जाती है, लेकिन सभी मिलकर जोम्बीज अटैक को मैनेज कर लेते हैं। एंड्रिया अपनी बहन की लाश पर रोने लग जाती है। तब जिम बताता है कि शायद मुझे सपना आया था कि कई लोगों की मौत होने वाली है और इसी वजह से मैं सारा दिन कब्र खोद रहा था। अगली सुबह रिक मॉर्गन को वॉकी टॉकी पर कांटेक्ट करके बताता है कि अटलांटा सिटी अब जोम्बी का राज्य बन चुका है, इसलिए तुम अटलांटा से दूर रहना। एंड्रिया एमी की लाश के पास बैठकर बहुत ज्यादा रो रही होती है। तब लोरी उसे दिलासा देती है। दूसरी ओर ग्लेन और टी डॉग लाशों को जला रहे होते हैं और रिक तो एंड्रिया से बात करने की कोशिश करता है, पर वो उस पर गन दान देती है। फिर उसे घबराकर दूर जाना पड़ता है। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं, इसका मतलब आपको कहानी अच्छी लग रही है, इसलिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। अब आगे डेरिल कहता है कि हमें जल्द से जल्द एमी को डिस्पोज करना होगा, वरना वो किसी भी वक्त जोम्बी बनकर हम पर अटैक कर देगी। लेकिन वो एंड्रिया को शोक मनाने का वक्त देना चाहते हैं, क्योंकि उसे बहुत दुख हो रहा होता है। मोरल्स और डेरिल एक लाश को आग में डालने जाते हैं, लेकिन ग्लेन कहता है कि इन्हें दफनाना होगा। फिर जेकी नाम की औरत और जिम मिलकर लाशों को इकट्ठा करते हैं। तभी जेकी जिम की शर्ट पर खून देखकर उससे सवाल करती है, पर वो कहता है कि ये खून ये तो लाशों को उठाते वक्त लग गया था। लेकिन जब जेकी को सच पता चलता है तो जिम कहता है कि प्लीज प्लीज किसी को मत बताओ, पर जेकी तो घबराकर सबको बता देती है। इतने में जिम बेलचा उठा लेता है। टी डॉग तो उसको पीछे से पकड़ लेता है और डेरिल उसकी शर्ट उतार कर देखता है तो उसके पेट में जोम्बी बाइट का निशान होता है। अब सभी सोचने लग जाते हैं कि अब इसका क्या किया जाए, पर रिक उसे मारने से साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि देखो, हमें इसे लेकर सीडीसी जाना होगा और वो सीडीसी यहाँ से 25 मील की दूरी पर है। बस हम सब वहाँ पर आराम से शिफ्ट हो सकते हैं। पर शेन कहता है कि हमें फर्ट बिगिनिंग के आर्मी बेस में चले जाना चाहिए, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में 100 मील्स की दूरी पर है। वहाँ ज्यादा सेफ होगा। दोनों जगहों पर खाना और रहने की जगह मिल जाएगी। पर रिक का मानना होता है कि फर्ट बिगिनिंग अब तक लोगों से भर गया होगा। इतना ही नहीं, सीडीसी में ज्यादा सुरक्षा है, क्योंकि न्यूक्लियर अटैक या फिर टेररिस्ट अटैक के वक्त सबसे पहले सीडीसी को ही प्रोटेक्ट किया जाता है। इसी बीच डेरिल जिम को मारने जाता है, लेकिन रिक उस पर गन तान देता है कि देखो, अभी ऐसा कुछ मत करो। शेन भी रिक को ही सपोर्ट करता है। तब जाकर डेरिल अपना वेपन फेंक देता है। इसके बाद रिक जिम को वैन के अंदर के बेडरूम में भेजता है। दूसरी ओर डेल एंड्रा को बताता है कि मेरी पत्नी कैंसर पेशेंट थी। मैं उसे हर कैंसर स्पेशलिस्ट के पास लेकर गया, लेकिन वो पहले से ही अपना अंत स्वीकार कर चुकी थी। जब वो मर गई थी तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मुझे लगा कि उसके साथ बिताया हुआ हर पल एक धोखा था। तभी एंड्रिया भी स्माइल करके एक पिंक टिश्यू पेपर में लपेटा हुआ मरमेड नेकलेस निकालती है। फिर वो एमी को हैप्पी बर्थडे कहकर उसे नेकलेस पहना देती है। दूसरी ओर डेरिल मरे हुए जोम्बी के सर पर कुल्हाड़ी मारता रहता है और जब वो एड के सर पर मारने जाता है तो करोल उसको रोक लेती है और कहती है, इसे तो मैं मारूंगी। ये कहकर वो कुल्हाड़ी उठाकर एड के सर पर लगातार वार करती जाती है। वो कई सालों से एड के जुल्म सह रही थी और अब अपना सारा गुस्सा आज निकाल रही होती है। यहाँ एंड्रिया एमी से माफी मांगती है और फिर उसके सर पे शूट कर देती है। डेरिल लाशों को जला देना चाहता है, लेकिन लोरी कहती है, हमें सबको शौक मनाने का वक्त तो देना ही चाहिए, फिर हम लाशों को दफना देंगे, उनको जलाना ठीक नहीं होगा। यहाँ वैन के अंदर जिम को थोड़े अजीब विजुअल्स दिखते हैं। वो देखता है कि उसकी बाइक से खून निकल रहा है और कई लोग मरे पड़े हुए हैं। बाहर मरे हुए लोगों का फ्यूनरल होता है। डेल एमी की लाश को एक कब्र की ओर लेकर जाता है, लेकिन एंड्रिया उसे रोक देती है। यहाँ वैन के अंदर जिम खांसता है तो खून निकल जाता है। रिक कहता है कि हम तुम्हें सीडीसी ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, हिम्मत मत हारो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। दूसरी ओर शेन लोरी से कहता है कि तुम रिक को कन्विंस करो कि सीडीसी जाने का फैसला गलत है, पर लोरी साफ कह देती है कि देखो, हम रिक के प्लान के मुताबिक ही चलेंगे, तुम पुरानी बातें भूल जाओ। इनकी बातचीत सुनकर रिक को लगता है कि मेरी गैर हाजिरी में इन दोनों के बीच जरूर कुछ हुआ होगा। इसके बाद रिक, शेन और डेल जंगल के अंदर जाकर जोम्बी को खत्म करना चाहते हैं। शेन तो फिर से रेक से कहता है कि देखो, सीडीसी जाना ठीक नहीं है, पर रेक तो अपने फैसले पर बिल्कुल अडिग रहता है। तभी झाड़ियों के पीछे से कुछ आवाजें आती है। अब सभी अपनी गन्स लेकर अलग अलग दिशाओं में चेक करने जाते हैं। शेन अपनी गन उठाता है तो उसका एम रिक पर पड़ जाता है।
और वो गहरी सांस लेकर कुछ सेकंड्स के लिए बिना हिले खड़ा रहता है। लेकिन तभी एक आवाज आती है और उसका फोकस टूट जाता है। फिर वो अपनी गन फेंक देता है, लेकिन इसी बीच वो नोटिस करता है कि टेल उसे देख रहा था। यहाँ कैंप में लौटकर शेन सबको बताता है कि हमें रिक का फैसला मान लेना चाहिए क्योंकि उसमें ही भलाई है। हम कल सुबह सीडीसी की ओर निकलेंगे। सुबह होते ही रिक मॉर्गन को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। वो बताता है कि हम सीडीसी जा रहे हैं। हम वहाँ का रूट मैप हमारी रेड कार पर टेप से चिपका कर जाएंगे ताकि तुम और तुम्हारा बेटा मैप को फॉलो करके सीडीसी पहुंच सके। अब यहाँ शेन सबको इंस्ट्रक्ट करता है कि सभी को एक साथ रहना होगा, कोई इधर उधर नहीं जाएगा। तभी मोरल्स बताते हैं कि मेरी फैमिली सीडीसी नहीं जाएगी बल्कि हम बर्मिंघम जा रहे हैं जहाँ मेरी वाइफ के पेरेंट्स रहते हैं। इसके बाद रिक मोरल्स को .357 मैग्नम रिवॉल्वर देता है। फिर मोरल्स की बेटी करोल की बेटी सोफिया को अपनी गुड़िया देकर अपनी फैमिली के पास लौट आती है। फिर वो सभी मोरल्स की फैमिली से विदा लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ वैन के अंदर जिम की हालत बहुत ही खराब हो जाती है। रास्ते में तो एक और प्रॉब्लम आ जाती है, वैन का रेडिएटर होस फट जाता है। फिर शेन और टी डॉग उसका रिप्लेसमेंट ढूंढने निकल जाते हैं। जिम कहता है कि मुझे यहीं छोड़कर तुम लोग सीडीसी चले जाओ, मुझसे तुम सबको खतरा है, मैं कभी भी ज़ॉम्बी बन सकता हूँ। लेकिन उसके साथ ही उसे इस तरह नहीं छोड़ना चाहते थे। जिम बार बार विनती करता है और फिर फाइनली उन्हें उसकी बात माननी पड़ती है। वो जिम को एक पेड़ के पास छोड़ देते हैं। जैकी तो उसके गाल पर किस करती है और अपना सफर जारी रखते हैं। किसी और जगह पर एक वीडियो मॉनिटर पर एक आदमी दिखाई पड़ता है। इसका नाम है डॉक्टर जेनर। वो बताता है कि इस वायरस आउटब्रेक के 194 दिन हो चुके हैं और 63 दिन पहले ये इन्फेक्शन दुनिया भर में फैल गया था। फिर वो एक बायोहजार्ड सूट पहनकर अपनी लैब में पहुंचता है। साथ ही एक टिश्यू पेपर निकालता है जिस पर TS19 लिखा है। सैंपल निकालकर वो एक एक्सपेरिमेंट करता है और उसी दौरान वो गलती से सैंपल पर एक लिक्विड गिरा देता है। तभी एक अलार्म बजता है और उसे अलर्ट करता है कि एयर क्वालिटी टॉक्सिक हो गई है। वो तुरंत एक डीकंटेमिनेशन चेंबर में जाता है और अपना सूट निकाल देता है। साथ ही एयरलॉक की सेफ्टी के बीच अलर्ट मैसेज सुनता है कि फुल डीकंटेमिनेशन शुरू हो गया है। वो परेशान हो जाता है कि उसका सैंपल अब किसी काम का नहीं रहा। वो जगह पूरी तरह जलने लगती है। अब जेनर बताता है कि मेरे सारे टेस्ट सैंपल्स मिट चुके हैं, इसलिए मेरे जीने का कोई मतलब ही नहीं है। मैं खुदकुशी करने जा रहा हूँ। लेकिन मरने से पहले वो जी भर के शराब पीना चाहता है। यहाँ दूसरी ओर तो रिक और उसके साथी शाम को सीडीसी पहुँच जाते हैं। वहाँ कई 100 लाशें पड़ी होती हैं। फिर वो मेन बिल्डिंग पर पहुँचते हैं जो पूरी तरह से बंद होती है। सिक्योरिटी मॉनिटर के जरिए जेनर उनको देख लेता है। बाहर तो ज़ॉम्बी इनको सेंस कर लेते हैं। शेन कहता है कि अभी भी वक्त है, हम फोर्ट विनिंग जा सकते हैं। एंड्रिया कहती है कि देखो फ्यूल बिल्कुल खत्म हो गया है और हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं है, हम वहाँ तक जाएंगे कैसे। लोरी भी घबरा जाती है लेकिन रिक उसे समझाता है कि हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, प्लीज कोऑपरेट करो तुम। जेनर तो बड़बड़ाता है कि जल्दी यहाँ से निकल जाओ। रिक सिक्योरिटी कैमरा का मूवमेंट नोटिस कर लेता है और मेटल डोर्स पर पीटने लग जाता है। वो चिल्लाता है कि हमें प्लीज अंदर अलाव करो। इतने में ज़ॉम्बी उन्हें घेर लेते हैं और तब दरवाजा खुलता है। अंदर से एक तेज रोशनी आती है। फिर यहाँ फ्लैशबैक में इस आउटब्रेक की शुरुआत का सीन दिखाते हैं। एक्चुअली शेन रिक से मिलने के लिए किंग काउंटी हॉस्पिटल में जाता है। उसने डेप्यूटी शेरीफ का यूनिफॉर्म पहना होता है। वो देखता है कि आर्मी जल्दी जल्दी पेशेंट्स को इवैक्यूएट कर रही है और इन्फेक्टेड लोगों को शूट कर रहे होते हैं। वो लोग यहाँ से रिक को बचा कर ले जाना चाहता है लेकिन उसके शरीर पर कनेक्ट किए हुए ट्यूब्स और वायर्स देखकर वो ऐसा नहीं करता। तभी 2 आर्मी सोल्जर्स अंदर आ जाते हैं और शेन रिक के बेड के पीछे छुप जाता है ताकि कोई देख ना पाए। वो रिक को जगाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन तभी पावर ऑफ हो जाती है और सारे मॉनिटर्स बंद हो जाते हैं। वो अपने पार्टनर रिक को किसी भी तरह बचाना चाहता था। फिर वो उसके सीने पर कान रखकर सुनता है पर उसे रिक की धड़कन सुनाई नहीं देती। वो बहुत दुखी हो जाता है कि कहीं रिक मर तो नहीं गया और वो रिक को कमरे में बंद कर देता है। कुछ भारी चीजों से दरवाजे को ब्लॉक कर देता है। उसको ये लगता है कि उसका दोस्त रिक मर गया। यहाँ से प्रेजेंट में दिखाते हैं कि रिक और उसके साथी सीडीसी के अंदर जा चुके हैं। तभी डॉक्टर जेनर आता है और सबका ब्लड टेस्ट करना चाहता है। अब करोल बताती है कि देखो मुझे इन अंडरग्राउंड जगहों से बहुत प्रॉब्लम होती है, मुझे घुटन होती है यहाँ पर जेनर कहता है कि तुम ये मत सोचो कि ये बंद जगह है, आराम से रहो। वो उन्हें कंट्रोल रूम में लेकर जाता है। फिर रिक पूछता है कि बाकी डॉक्टर्स कहाँ पर है, आप अकेले रहते हैं क्या? यहाँ पर जेनर बताता है कि सिर्फ मैं बचा हूँ। इसके बाद वो एंड्रा का खून लेता है तो वो तो पूछती कि ब्लड टेस्ट की जरूरत क्या है, अगर मुझे इन्फेक्शन होता तो बुखार होता। पर जेनर कहता है कि देखो ये यहाँ का प्रोसीजर है। फिर वो सीडीसी के अंदर एक जगह खाना खाते हैं। यहाँ खाने और शराब की कोई कमी नहीं होती। सभी बड़े खुशी से खाना खाते हैं और खूब सारा ड्रिंक भी करते हैं। फिर सभी वहाँ के लग्जरियस बाथरूम में नहाते भी हैं लेकिन शेन बहुत गुस्से में होता है और शराब की पूरी बोतल पी जाता है। एंड्रिया भी बहुत उदास होती है जेनर की खातिरदारी के लिए। रिक उसको थैंक यू करता है क्योंकि
कि इन्होंने बहुत दिनों के बाद इतने मजे से खाया पिया। इसके बाद करोल काल और सोफिया को सुलाने के लिए लेकर जाती है। लोरी फिर लाइब्रेरी में कुछ बुक्स देख रही होती है तो शेन लोरी से कहता है कि तुम बहुत सेल्फिश हो रिक, आते ही देखो तुमने मुझे छोड़ दिया है। लोरी कहती है कि तुमने मुझे ये बताया था कि रिक मर गया, इसलिए मैं तुम्हारे साथ आ गई थी, लेकिन अब रिक जिंदा है, इसलिए हम दोनों की रिलेशनशिप यहीं पर खत्म। लेकिन उसकी नीयत खराब होती है। वो लॉरी के साथ जबरदस्ती करता है, लेकिन वो उसे नाखूनों से घायल कर देती है। और जब रिक सोने आता है तो उसे पता चलता है कि लॉरी तो रो रही है। वो सोचता है कि लॉरी ज़ोंबी से घबराने की वजह से रो रही है। वो नहीं जानता कि कुछ देर पहले शेन ने उसके साथ क्या किया था। अगली सुबह सभी कैफेटेरिया में जाते हैं और बच्चों के अलावा सभी बिल्कुल हैंगओवर में होते हैं। लोरी रिक को एस्प्रीन देती है जो जेनर ने उसको दिया था। तभी शेन भी आ जाता है और कॉफी लेने के लिए जाता है। डोक पूछता है कि तुम्हारी गर्दन पर ये नाखूनों के निशान कहाँ से आए? क्या तुम्हें किसी ज़ोंबी ने काट दिया है? पर शेन कहता है कि एक्चुअली वो नींद में गर्दन पर मेरा नाखून लग गया था, इसीलिए। इसके बाद जेनर आकर उन्हें कंट्रोल रूम में लेकर जाता है। फिर वो उन्हें TS-19 यानी कि टेस्ट सब्जेक्ट 19 का ब्रेन स्कैन दिखाता है। ये एक इन्फेक्टेड इंसान का है जिसने CDC को अपने ब्रेन स्कैन का वीडियो रिकॉर्ड करने की परमिशन दी थी। जेनर एक्सप्लेन करता है कि इन्फेक्शन के बाद इसके ब्रेन के ब्लड वेसल्स फट गए थे और इसका खून वेसल के बाहर फैलने लगा। आखिर में जब पेशेंट मर गया तो सब कुछ ब्लैक हो जाता है। अब वो सभी एमी और जिम के बारे में सोचकर बड़े दुखी होते हैं। उनका भी यही हाल होगा। ये लोग ये सोच रहे होते हैं तो अब जेनर वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाता है कि मरने के बाद TS-19 का क्या हुआ। अब उसके ब्रेन के अंदर के पार्ट्स धीरे धीरे चमकने लग जाते हैं। फिर उसके ब्रेन को एक बुलेट चीयर देता है। एंड्रिया रियलाइज करती है कि उसने इसी तरह एम के स्कल में बुलेट उतार दिया था। अब जेनर आगे कहता है कि देखो, मैं नहीं जानता कि ये क्या बीमारी है या इसका इलाज क्या है, मुझे नहीं पता। दूसरे रिसर्च सेंटर्स में मेरा कांटेक्ट भी कट चुका है क्योंकि यहाँ पर पावर नहीं है। तब डेल उसको रोक कर पूछता है कि दीवार पर लगा हुआ क्लॉक काउंटडाउन क्यों चल रहा है। दरअसल जब टाइमर 0 पर आ जाएगा तो बेसमेंट जनरेटर का फ्यूल खत्म हो जाएगा और इस पूरे सेंटर को डीकंटेम कर दिया जाएगा, यानी यहाँ का लैब एक्सप्लोड सैंपल्स यहीं जलकर राख हो जाएंगे। और अब रिक, शेन, टी-डॉग और ग्लेन जनरेटर को चेक करते हैं। जब वो बेसमेंट में होते हैं तो बिल्डिंग के इमरजेंसी लाइट्स ऑन हो जाते हैं। काल और लोरी ऊपर के कमरे में होते हैं और तभी अचानक बिल्डिंग के अंदर की हवा कट हो जाती है। जेनर एक औरत की फोटो देखकर कहता है कि मैंने कम समय में अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, मुझे यकीन है कि मुझ पर तुम गर्व करोगी। अब लाइट्स एक एक करके ऑफ होने लगती हैं। जेनर बताता है कि ये बिल्डिंग खुद को शट डाउन कर रही है। आधे घंटे में पूरी बिल्डिंग डीकंटामिनेट हो जाएगी और इस प्रोसेस को रोकने के लिए हमारे पास फ्यूल है ही नहीं। तभी इमरजेंसी अलार्म्स जोर से बज जाते हैं। रिक सभी को अपनी चीजें उतार कर जल्द से जल्द बाहर भागने को कहता है, लेकिन इससे पहले कि वो बाहर निकले, जेनर उन्हें कंट्रोल रूम में यानी कि कंट्रोल सेंटर में लॉक कर देता है और कहता है कि तुम लोगों को अपनी किस्मत स्वीकार कर लेनी चाहिए और तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। इस बिल्डिंग के साथ हम सभी एक्सप्लोड्स होने वाले हैं। डेरिल और शेन अपनी गन और कुल्हाड़ी से दरवाजा तोड़ने की पूरी कोशिश करते हैं, पर जेनर कहता है कि ये दरवाजा इतना स्ट्रांग है कि रॉकेट लॉन्चर भी इनको तोड़ नहीं सकता। रिक तो जेनर पर चिल्लाता है कि तुम इतने दिनों से यहाँ पर कर क्या रहे थे, तुम बचकर क्यों नहीं गए। तब जेनर कहता है कि वो TS-19 सब्जेक्ट मेरी पत्नी थी और मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं आखिरी तक इस रिसर्च में अपनी कोशिश जारी रखूंगा। पर रिक और लोरी कहते हैं कि तुम यहाँ रुकना चाहते हो तो रुक जाओ, लेकिन हमें बाहर जाने दो प्लीज। जेनर कंट्रोल सेंटर का डोर अनलॉक कर देता है, लेकिन कहता है कि कंट्रोल सेंटर से तुम बाहर जा सकते हो, लेकिन बिल्डिंग से बाहर जाना नामुमकिन है। वो रिक से हाथ मिलाता है और उसके कान में कुछ कहता है। वो एग्जिट की ओर भागते हैं, लेकिन जैकी भी CDC में रहना चाहती है क्योंकि वो एमी और जिम की तरह इतनी बुरी मौत नहीं मरना चाहती। तभी एंड्रिया भी CDC में रुकने का ही फैसला करती है। डेल भी एंड्रिया के साथ रुकने का फैसला करता है। तभी CDC लॉबी में सारे दरवाजे लॉक होते हैं। वो दरवाजों और खिड़कियों पर पीटते हैं, कुल्हाड़ी मारते हैं, यहाँ तक कि उन पर शूट भी करते हैं, लेकिन ग्लासेस को कुछ नहीं होता। तभी क्रोल एक हैंड ग्रेनेड निकालकर रिक को देती है और कहती है कि जब मैं तुम्हारा पेंट वॉश करने जा रही थी तो ये पेंट पॉकेट में था। रिक तो तुरंत उसे डेटोनेट कर देता है और डीकंटामिनेशन से कुछ ही मिनट पहले ग्रेनेड ब्लास्ट हो जाता है और ग्लास फाइनली टूट जाता है। अब बेसमेंट में डेल एंड्रिया को प्रॉमिस करता है कि मैं इस हाल में तुम्हें नहीं छोड़ सकता, पर एंड्रिया नहीं चाहती कि डेल उसके साथ यहाँ पर मरे। बाहर वो ज़ोंबी को शूट करते हुए वैन की ओर भागते हैं। वैन में चढ़ने के बाद वो देखते हैं कि डेल और एंड्रिया भी बिल्डिंग से बाहर आ गए हैं। अब सिर्फ 10 सेकंड्स बचे होते हैं। जेनर और जैक एक दूसरे का हाथ पकड़कर सिक्योरिटी मॉनिटर को देखते रहते हैं और खुश होते हैं कि रिक अपने साथियों के साथ बच निकला। डेल और एंड्रिया भागकर मिलिट्री ब्लॉकेट के पीछे छुप जाते हैं और तभी CDC बिल्डिंग एक्सप्लोड्स हो जाती है। फिर दोनों भागकर वैन में चढ़ जाते हैं। अब रिक इंजन स्टार्ट करता है और वो उस जगह से दूर जाते हैं। इसी के साथ इसके पार्ट 1 का एंड हो जाता है।